हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे कैग के बारे में, जो कि आपके हरियाणा सीईटी के एग्जाम में एग्जाम सिलेबस में गिवन है। ठीक है, वहां पर आपको ये कैग का टॉपिक साथ साथ फाइनेंस कमीशन का टॉपिक देखने को मिल जाएगा। ये इंडियन पॉलिटिक्स के टॉपिक है। ये चाहे आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ये टॉपिक मैंने अपने अपनी प्रिपरेशन के लिए इसे तैयार किया था, तो यहाँ पर मैंने सारा लिख दिया है। ये आपके सारे के सारे डाउट इसमें दूर हो जाएंगे, यानी कि कैग क्या होता है, हमने कहाँ से कैग का पद लिया है, और बहुत सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कैसे हमारा जो ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है वो कैसे ब्रिटेन के और अमेरिका के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल से अलग है। इसे हिंदी में हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपके सारे के सारे डाउट इस क्लास में कम दूर होने वाले हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप हरियाणा का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हैं, चाहे एसएससी दे रहे हैं, या फिर आप कोई भी चंडीगढ़ पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, सभी एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो पॉलिटिक्स के ऐसे टॉपिक्स हैं इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। ये मैंने खुद के लिए तैयार किए थे ये नोट्स, तो मैंने सोचा मैं आपको इसको पढ़ा देती हूँ, जो आपके लिए भी हेल्पफुल रह सकते हैं। इस तरीके से ये सारी क्लास है और यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मैंने इसमें नोट किए हैं। और तो जान लेते हैं हम आज की क्लास में हमारे कैग के टॉपिक के बारे में, जिसे हम हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नाम से जानते हैं, यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ये जो है ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो होता है, ये आपका एक संवैधानिक पद होता है। यानी कि संवैधानिक पद का मतलब ये है कि इसका जिक्र कहीं ना कहीं आपके संविधान में किया गया है। संविधान यानी कि जो हमारी ये संविधान बुक है ना, इसमें कहीं ना कहीं इसका कोई आर्टिकल गिवन है। ये पहले से ही संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा लिख दिया गया था। इसके लिए हमें कोई अमेंडमेंट नहीं करना पड़ा या अमेंडमेंट करके इसे जोड़ना नहीं पड़ा है, या इसके लिए हमें कोई दूसरा एक्ट वगैरह नहीं बनाना पड़ा। तो ये पहले से हमारे संविधान में दिया गया है। तो ये क्या है, कैग है। इसके लिए आर्टिकल 148 है। कंप्लीट जो इसका पद है ना, वो किस में दिया गया, आपके 148 में। वैसे आपका जो कैग का टॉपिक है 148 to 151 आर्टिकल्स में दिया गया है। इसमें इसकी पावर्स वगैरह, कैसे इसका निर्वाचन होगा, ये सारी बातें लिखी गई हैं। ये ना एक इंडिपेंडेंट पद होता है। ठीक है, इसके बाद ये क्यों बनाया गया है, यानी कि क्या जरूरत पड़ी हमारे यहाँ पर संविधान में जो कैग है उसको शामिल करने की। तो ये क्या करता है, सरकारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए संविधान निर्माताओं ने इसको शामिल किया। यानी कि जो सरकारें होती है वो अपनी मर्जी से काम करती है। एक तरीके से ना ये क्या करता है, जो भी पैसे वगैरह है, वित्त वगैरह है, फाइनेंस वगैरह है, उसका काम देखता है। ये सरकारों के ऊपर नियंत्रण रखता है। जैसे हमारे घर में भी हमको भी ज्यादा पैसा एक्स्ट्रा खर्च कर देते हैं, या फिर कहाँ पर हमने पैसा खर्च किया है तो उस पैसे पर हमारे घर वालों की नजर रहती है। उसी तरीके से जैसे सरकार पैसा क्या करती है, जब सरकार कहीं पर हमारे देश का पैसा लगाती है, इन्वेस्ट करती है, या जो भी विदेश में जाती है, मतलब विदेश में कितने खर्चे हुए, कहाँ पर कितना पैसा लगा, विदेश यात्राओं पर कितना पैसा लगा, या फिर कहाँ पर कौन सी प्लानिंग्स में कितना पैसा लगा है, उन सबके ऊपर निगरानी रखने के लिए कैग का पद दिया गया है। यानी कि कैग क्या करता है, सरकारों पर नियंत्रण स्थापित करता है। उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने एक प्रशासनिक नियंत्रण किया, और वो किसके थ्रू किया है, कैग के थ्रू किया। इसलिए उन्होंने किसको शामिल किया हमारे संविधान में, कैग का पद रखा, ताकि सरकारें क्या ना हो जाए, इससे ज्यादा मतलब भ्रष्टाचार की तरफ ना जाने लगे। तो इसीलिए क्या शामिल किया गया है, कैग शामिल किया गया है। जब आप YouTube पर इस तरीके से कैग लिखेंगे ना, तो आपको शॉर्ट्स वीडियो में अरविंद केजरीवाल की स्पीच सुनाई देगी। वहां पर वो कैग के बारे में बता रही है, साथ साथ एक न्यूज रिपोर्टर है जो कैग के बारे में बता रही है। तो आप उसको वहां पर सुनिएगा, तब आपको पता लगेगा कि कैग कितनी बड़ी पोस्ट है और कैसे सरकारें कैग से डरती हैं। ठीक है, इसके बाद में है भारत में लोक, मतलब यहाँ पर हमारे क्या है, हमारा जो देश है इंडिया है, वहां पर क्या है, एक लोकतंत्र है, हमारी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जनता की सरकार होती है और जनता का ही क्या होता है, पैसा होता है। हम टैक्स देते हैं तभी हमारा देश चलता है। ठीक है, तो हमारे टैक्स पर क्या होगा, मतलब हमारा जो जनता ने सरकार बनाई है तो जनता ही क्या देती है, टैक्स पेयर है। और जो हम टैक्स देते हैं उसका यूज किस लिए किया जाता है, हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। और उसको खर्च करने के लिए या हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए हमने क्या बनाई है, सरकार बनाई है। ठीक है, संसद वगैरह है। ठीक है, संसद में लोकसभा है, राज्यसभा है,
तो यहाँ पर जो संसद है वो क्या है, संसद के पास क्या होगा, हमारा पैसा होता है, यानी कि भारत की संचित निधि में हमारा वो जो पैसा है, टैक्स वगैरह का पैसा है, वो सब इकट्ठा होता है और उसी का यूज जो संसद है या जो सरकारें हैं वो किस लिए करती हैं, देश के डेवलपमेंट के लिए करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें से पैसा, और एक बात और मैं आपको बताती हूँ, जो हमारी संचित निधि होती है, भारत की जो संचित निधि है उसमें से जो पैसा होगा वो संसद की अनुमति से नहीं निकाला जा सकता। यहाँ पर मैं मंत्री परिषद या इन सब की बात नहीं कर रही हूं, पूरी संसद की अनुमति के बिना। ठीक है, तो एक बात याद रखना कि यहां पर किसकी अनुमति के बिना पैसा नहीं निकाला जा सकता, संसद की अनुमति के बिना हम यहां से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसको याद रख लेना। यहां से पैसा किसको दिया जाता है, कार्यपालिका को दिया जाता है, मतलब यहां से जो पैसा है वो किसके पास जाएगा, जो आपका यहाँ पर जो संचित निधि है, संचित निधि से पैसा किसे दिया जाता है, जैसे कार्यपालिका को दिया गया, तो इस कार्यपालिका को जो पैसा दिया गया है ये कहाँ पर खर्च हुआ है, सरकार ने इस पैसे को कहाँ कहाँ पर लगाया है, इसके लिए जो निगरानी है, उस निगरानी, इस जो खर्चा हुआ टोटल जितना भी इन्वेस्ट हुआ है उसकी एक है ना, उसकी जो निगरानी है वो कौन रखता है, कैग रखता है। इसीलिए कैग की जो भी मतलब कैग का पोस्ट क्रिएट किया गया था। तो यहाँ पर यही बात दी गई है कि जो पैसा वगैरह है उसके ऊपर निगरानी रखता है कौन, कैग रखता है। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है कैग क्या है। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो कैग है, यहाँ पर हमारे जब हम भारत की संचित निधि से पैसा निकालते हैं क्या हमें कैग से परमिशन लेने की जरूरत होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें पैसा निकालने से पहले कैग की परमिशन की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, पर पैसा निकालने के बाद क्या करती है कैग, उसके ऊपर नजर रखती है कि कहाँ पर कितना पैसा खर्च हो गया है। तो ये बात आपको नोट कर लेनी है कि कैग जो है ना ये निकालने के लिए परमिशन नहीं देता है, पर निकालने के बाद क्या रखता है, नजर रखता है। सरकारों पर क्या रखेगा, नजर रखेगा, उसका एक एक जितना भी खर्चा हुआ है ना उसके ऊपर नजर रखता है। तो ये बात किससे रिलेटेड है, कैग से। मतलब इसको हम ऑडिटिंग, लेखा परीक्षण, अब यहां पर लिखा है लेखा परीक्षण क्या होता है, यहाँ ऑडिटिंग का मतलब क्या है, इसमें ना 3 बातें लिखी गई हैं। जैसे मान लीजिए जो सरकार ने खर्चा किया है, एक तो इस पे ये बात नोटिस की जाती है कि जिस चीज के लिए खर्चा लिया गया है क्या वहां पर इसका यूज किया गया है। मान लीजिए आज किसी ने ये कहकर पैसा ले लिया कि मैं यहाँ पर सड़क निर्माण कराऊंगा और उसने उस पर काम नहीं किया, ठीक है, कहीं और पैसा लगा दिया, तो वो सारी बातें भी कहाँ देखी जाएंगी, ऑडिटिंग में चेक की जाती है। इसके बाद जो खर्च किया है उसका कितना यूजफुल हुआ, वो मतलब कितना उपयोग में लाया गया, ये सारी बातें भी ऑडिटिंग में देखी जाती हैं। और जितना खर्चा है क्या वो उचित खर्चा है, ये तो नहीं है कि आप एक्स्ट्रा बिना, जहां पर जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं, तो ये सारी की सारी बातें ऑडिटिंग में देखी जाती हैं, लेखा परीक्षण में देखी जाती हैं। आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पर जो कैग है वो ऑडिटिंग का काम भी करता है। यहाँ पर कितना खर्च हुआ है ये सारी बातें कौन देखता है, कैग देखता है। ये किस के लिए काम करता है, राज्य सरकारों के लिए भी काम करेगा और साथ साथ संघ सरकारों के लिए भी काम करता है। ठीक है, दोनों के लिए, दोनों का लेखा जोखा देखता है। तो कैग राज्य प्लस संघ सरकार दोनों के लिए लेखा जोखा देखता है। तो यहाँ पर ऑडिटिंग का काम करता है यहाँ पर। तो आपको ये बात याद रखनी है, ऑडिटिंग का काम कौन करेगा, कैग करेगा। तो ये पॉइंट आपको याद रख लेना है, ऑडिटिंग का काम कौन करता है, यहाँ पर जो कैग है वो ऑडिटिंग का काम करेगा राज्य सरकारों के लिए भी और संघ सरकारों के लिए भी। तो आपको ये बात याद रखनी है। इसके बाद यहाँ पर ये तो हमने सारा पढ़ लिया है। अब अकाउंटिंग, अब बात आ जाती है अकाउंटिंग की। ऑडिटिंग का मतलब ये होता है कि कहाँ पर कितना खर्च हुआ, ये जो खर्च है वो सही हुआ है नहीं हुआ है, कितना उपयोग में लाया गया है, ये सारी बातें किस में होती हैं, ऑडिटिंग में होती है। बट अब एक अलग से शब्द आता है जिसका नाम है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब होता है सभी का जोड़। वहां पर जोड़ नहीं किया जाता, वहां बस ये देखा जाता है कि कितना पैसा कहां पर सही तरीके से इन्वेस्ट किया गया है, या कोई भ्रष्टाचार का केस तो नहीं बनता है, या फिर सरकार किसी ने मतलब ऐसा पैसा ले लिया है और उसका यूज नहीं किया है, तो वो सब किस में देखा जाता है, ऑडिटिंग में चेक किया जाता है। अकाउंटिंग में क्या होता है, उन सबका टोटल होता है, कहां पर कितना 1 रुपया खर्च हुआ, कहां पर 5 रुपए खर्च हुए, कहां 5,000 खर्च हुए, कहां 5 करोड़ खर्च हुए, उन सबका क्या कर दिया जाता है, अकाउंटिंग में ऐड किया जाता है, फिर टोटल वगैरह निकाला जाता है। तो ये अकाउंटिंग होता है। ये पहले तो इसी तरीके से काम करता आ रहा था, लेकिन संसद ने इसमें बाद में एक्ट बनाया। क्या लेकर आई, ये एक्ट लेकर आए हैं। ठीक है, तो इसमें संसद ने 1971 में एक एक्ट लाया। इसमें क्या कहा गया, जो ये मतलब जो कैग की पोस्ट है इसमें एक एक्ट लेकर आए। इसमें जो राज्य सरकारें हैं ना उनके लिए
क्या की जाती है, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। ठीक है, तो आपको एक बात ये वाली याद रख लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी भी जा सकती है आपसे एग्जाम में, और ये अलग है। ठीक है, तो जो संघ सरकार है यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या करता है, क्या अकाउंटिंग करता है, एडिट यहाँ पर ऑडिटिंग नहीं करता, यानी कि जो जमा वगैरह है, जोड़ वगैरह का काम है वो यहाँ पर कैग के द्वारा संघ सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं किया जाता, ये केवल भारत सरकार के मंत्रालय करता है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अकाउंटिंग कैग नहीं करता, ये सिर्फ क्या करता है, उनकी ऑडिटिंग करता है, यानी कि जो भ्रष्टाचार वगैरह का केस बनता है, कहाँ कितना पैसा खर्च हुआ है, वो सब देखता है। तो यहाँ पर जो ऑडिट अकाउंटिंग का काम है वो कैग नहीं करेगा, कौन करेगा, भारत सरकार मंत्रालय करती है। इसके बाद जो राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकार की जो अकाउंटिंग का काम है साथ साथ ऑडिटिंग का काम है, वो दोनों ही काम कौन संभालता है, आपका कैग संभालता है। तो ये रिपोर्ट देता है, रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, कैग के द्वारा। तो दोनों की बात की जाए तो यहाँ पर अगर आपने नहीं पढ़ा होगा ना इसको, तो आप क्या कर देंगे, ये दोनों देखकर आप सोचेंगे कि तो मतलब राज्य के लिए तो अलग से होगा, तो सेंटर को ही टिक कराएंगे। बट यहाँ पर ये अलग बात है, ये इसके बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पर ऑडिटिंग प्लस अकाउंटिंग का काम कौन करता है, आपके राज्य सरकारें करती हैं, आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, दोनों काम करेगी राज्य सरकार के लिए। इसके बाद यहाँ पर है सरकारी पैसा नियम से खर्च होगा अपनी मर्जी से। अब यहाँ पर ना एक बात नोट करने के, जो भी पैसा आता है, जो भी पैसा दिया जाता है, वो किसके हिसाब से, गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से, यानी कि नियम होते हैं इसको खर्च करने के लिए। आप ऐसे नहीं है कि कोई भी पैसा उठाएंगे और कहीं पर भी खर्च कर देंगे, ये आपके घर की सरकार नहीं होती है। इसके लिए भी क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। ठीक है, जो भी बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं, चाहे MP है, MLA है, कोई भी है, वो क्या करेंगे, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग उन पैसे को खर्च करेंगे, अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकते। ठीक है, कैग ने अपनी रिपोर्ट दी। अब यहाँ पर जो कैग है, मान लो कैग ने यहाँ से जो भी अपना लेखा जोखा है वो सब कर लिया, फिर वो अपनी रिपोर्ट देता है। तो यहाँ पर बात आती है कि वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है, तो कैग अपनी रिपोर्ट देगा कहां से, कैग सबसे पहले अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, फिर किसे देगा वो रिपोर्ट, राष्ट्रपति को देगा। साथ साथ राज्यों की जो रिपोर्ट होगी वो किसे दी जाएगी, राज्यों के राज्यपाल को दी जाएगी। इसके बाद जो राष्ट्रपति है वो रिपोर्ट को कहां पर लेकर जाता है, संसद में लेकर जाता है, और राज्यपाल अपनी रिपोर्ट को कहां ले जाएगा, विधानसभा में लेकर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैग है वो अपनी रिपोर्ट किसे देता है, सेंटर में राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति ये रिपोर्ट कहां पर देगा, संसद में देगा। अब इसके बाद फिर से एक मेन पॉइंट आ जाता है हमारा, संसद में क्या बनेगी। अब संसद में जब ये रिपोर्ट जाती है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, यानी कि उसको देखने के लिए कि क्या ये रिपोर्ट इसको सिंप्लीफाई करती है। यहाँ पर ये जो लोक लेखा समिति बनाई जाती है, ये फिर से क्या करती है, इसके ऊपर डिस्कस वगैरह करती है, इसको देखती है। तो यहाँ पर क्या बनाई जाती है, संसद में लोक लेखा समिति बनाई जाती है, जो इसके ऊपर एक तरीके से परीक्षण वगैरह करती है। तो संसद में ये रिपोर्ट किसे दी जाएगी, लोक लेखा समिति को दी जाती है। जो आपकी लोक लेखा समिति होती है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, 15 + 7 मेंबर होंगे। यहाँ पर जो 15 मेंबर है वो लोकसभा के होते हैं, साथ साथ जो 7 मेंबर्स हैं वो आपके कहाँ से होते हैं, राज्यसभा से होते हैं। टोटल मेंबर कितने होंगे, 22 होते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। ऐसे ही ये वाला मतलब लोक लेखा समिति से ही क्वेश्चन आया हुआ था, हरियाणा के ही किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मुझे अब अच्छे से याद नहीं है किसमें था, बट ये क्वेश्चन जरूर था। तो यहाँ पर लोक लेखा समिति, हाँ HCS के एग्जाम में ये क्वेश्चन था, मुझे याद आ गया, HCS के एग्जाम में क्वेश्चन था, और ऑप्शन टाइप बनाकर 3 ऑप्शन बनाकर इसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो लोक लेखा समिति में टोटल 15 + 7 मेंबर्स होते हैं, यानी कि टोटल 22 हैं, और 15 कितने में है, लोकसभा में, और 7 किस में होते हैं, आपके राज्यसभा से लिए जाते हैं। टोटल 22 होते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि जो लोक लेखा समिति है, इसके जो हेड है वो कौन होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं। ये क्या करते हैं, कैग की रिपोर्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। जो यहाँ पर जब ये रिपोर्ट जाती है ना लोक लेखा समिति के पास, ये क्या करेंगे, इस रिपोर्ट को सिंप्लीफाई करने का काम करते हैं। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी कौन होता है, विपक्ष का नेता होता है। यहाँ पर कोई भी मतलब जो सरकार सत्ता में है उसी का हेड बना देंगे, तो वो क्या करेगी, सरकार की कमियों को छुपाने का काम करेगी। इसलिए यहाँ पर इसका हेड किसे बनाया जाता है, विपक्ष के नेता को बनाया जाता है। ये क्या करता है, कैग की रिपोर्ट को सिंप्लीफाई करने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कैग है ये चाहे तो क्या कर सकते हैं, कैग से डिस्कस भी कर सकते हैं, इनसे पूछ भी सकते हैं, इनकी सलाह भी ले सकते हैं। तो कैग साथ साथ जो PAC है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, लोक लेखा समिति है, ये दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे की फ्रेंड होती है, मार्गदर्शक होती है, सलाहकार होती है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए, है सलाहकार है, लोक लेखा समिति होती है। ये क्या करेंगी, यहाँ पर इन्होंने रिपोर्ट देख ली, सिंप्लीफाई कर दी, फिर ये इस रिपोर्ट को कहां पर भेजते हैं, ये फिर से इस रिपोर्ट को संसद में भेज दी जाती है। ये रिपोर्ट फिर से कहां चली जाती है, संसद में चली जाती है। मतलब घूम फिर कर जो बातें है ना, वो सारी संसद के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। ठीक है, तो ये फिर से कहां चली जाएगी, संसद में चली जाएगी।
अब जो ये कैग है, कैग किस पर निगरानी रखता है? कार्यपालिका पर निगरानी रखेगा। ठीक है, यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं पहले। संसदीय शासक, यहाँ पर कार्यपालिका पर विधायिका का क्या होता है? नियंत्रण। इसलिए यहाँ पर कार्यपालिका पर किसका नियंत्रण होगा? विधायिका का। ये क्या, कौन सा नियंत्रण है? वित्तीय नियंत्रण की बात की गई, यानी कि जो पैसे वगैरह का नियंत्रण की बात है। कैग ना तो संसद कार्यपालिका, कैग जो है ना वो ना हो तो संसद और कार्यपालिका पर नियंत्रण नहीं कर पाएगा। यानी कि जो कैग होगा ना वो ये नहीं देख पाएगा कि कहाँ पर कितना खर्चा हुआ है, उनकी जो जांच वगैरह है वो नहीं कर पाएगा। तो कैग नहीं होगा तो क्या होगा? कंट्रोल नहीं होगा कार्यपालिका पर या संसद पर, कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए क्या बनाया गया है? कैग का पद बनाया गया है। इसके बाद यहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर ने बोला था कि जो कैग है वो क्या है? सार्वजनिक धन का संरक्षक है। सार्वजनिक धन क्या होता है? यानी कि जनता। संचित निधि क्या है? हमारी टैक्स वगैरह जाते हैं संचित निधि में। तो सार्वजनिक धन यानी कि जो लोगों का धन है उसका संरक्षक है कौन? कैग। ठीक है, इसको इंग्लिश में वैसे वॉच डॉग ऑफ पब्लिक भी कहा जाता है, पब्लिक पीपल भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है ये राष्ट्रीय खजाने का अभिभावक है। बाबा साहब ने कहा था कि ये क्या है? भारतीय संविधान के तहत नियुक्त होने वाला सबसे बड़ा अधिकारी होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि क्या है? भारतीय संविधान के तहत नियुक्त होने वाला सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? कैग है। तो उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई थी, तो आपको ये याद रख लेनी है। ऐसा भी पूछा जा सकता है, बताइए ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है? तो आप क्या टिक कर देंगे? बाबा साहब। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद में यहाँ पे क्या है? कैग ने अपनी रिपोर्ट दी और खर्च, परिणाम, अनियमितता, यानी कि ये क्या देखता है? अनियमितता देखता है, उसके खर्चे, उसके जो भी परिणाम है वो सब देखता है। बट इसकी एक और बात भी ये है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जाते हैं जो नहीं की फॉर्म वाले होते हैं ना, वो ज्यादा एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसकी रिपोर्ट, एक मेन बात है, इसकी रिपोर्ट के खिलाफ यानी कि मान लीजिए कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसने अपनी रिपोर्ट दी, मान लीजिए कोई भ्रष्टाचार का केस था किसी के ऊपर और इसके ऊपर क्या नहीं होगा? फिर सुप्रीम कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। इसकी रिपोर्ट के खिलाफ, मान लो इसने कोई रिपोर्ट दे दी इसके खिलाफ और उसके खिलाफ क्या नहीं जा सकते हम? मतलब सुप्रीम कोर्ट में कोई इसकी कार्रवाई वगैरह नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये इसके लिए आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब इसके बाद 2G स्पेक्ट्रम, यहाँ पर ये कुछ इसके केसेस वगैरह हैं। जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला था उसकी रिपोर्ट इसने दी, भ्रष्टाचार साबित हुआ। तो ऐसा भी नहीं है, मतलब यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स हैं जो क्या है, किससे रिलेटेड है? कैग की कार्रवाई से रिलेटेड है। यानी कि क्रम था आवंटन पहले से, यहाँ पर जो 2G स्पेक्ट्रम था ना, यहाँ पर वो जो ठेके वगैरह देने की बात कही गई थी, इसमें आप ऐसे ही इसको ठेके वगैरह नहीं दे सकते, इसके लिए भी बोली वगैरह लगती है। और ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसमें सिर्फ सारे के सारे बंदे वो नहीं होने चाहिए जो इनसे रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये सारी बातें इसमें लागू हुई थी, यानी कि इन्होंने अपने लोगों को बुला करके ये सारा का सारा जो भी ठेके वगैरह देने का काम है सारा 2G स्पेक्ट्रम में कर दिया। और इसकी क्या दी? कैग ने इसका पता लगाया, तो इसमें क्या पाया गया? घोटाला पाया गया। और फिर इसमें जो जनहित याचिका है वो दर्ज की गई थी। ठीक है, तो जनहित याचिका दर्ज की इसमें, यानी कि जो पब्लिक लिटिगेशन हम डाल सकते हैं ना, वो इसमें लगाई गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका इसमें दायर की गई और इसके खिलाफ कार्रवाई हुई और 2G आवंटन को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर रद्द कर दिया गया और यहाँ पर क्या कहा गया कि जो कैग है ना वो कहीं ना कहीं पर क्या है? पावरफुल है। तो ये कुछ ना कुछ एक्सेप्शन भी है इसके। ठीक है, वैसे यहाँ पर ये उस समय में कैग कौन थे? विनोद रॉय जो थे ना वो इस समय में क्या थे? कैग थे। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शंस केस हैं, जैसे और भी केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे जो घोटाले से रिलेटेड होते हैं। तो ये सारे घोटाले कहाँ से निकल कर आते हैं? तो इनके लिए जो कैग है वो अपनी रिपोर्ट देता है, तभी इन घोटालों के बारे में पता लगता है सरकार को या फिर जो भी हमारी संसद है उसको। ठीक है, इसके बाद है कैग की रिपोर्ट से जनमत प्रभावित, यानी कि एक बात और है, इसका एक फायदा और भी है कि जो कैग है वो अपनी रिपोर्ट देता है तो उसके थ्रू क्या हो सकता है? जनमत प्रभावित हो सकता है। जैसे वो अपनी रिपोर्ट दे, मान लो सरकार के खिलाफ रिपोर्ट दी और उसका जो मुद्दा है वो ज्यादा बन गया, तो क्या होगा? उससे जो पब्लिक है उसके ऊपर असर पड़ेगा, उसकी थिंकिंग पे असर पड़ेगा, उन्हें पता लगेगा कि कितना भ्रष्टाचार फैल रहा है, कितने लोग यहाँ पर करप्ट हैं, तो वहां से टोटल जो जनमत है वो क्या होगा? प्रभावित होगा। इसके बाद है कैग। कैग क्या करती है? सरकार के अधीन काम नहीं करती। आपको याद रखना है, कैग की जो पोस्ट है ना वो सरकार के अंडर में काम नहीं करेगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो कैग है वो किसके अंडर काम नहीं करती? सरकार के अंडर काम नहीं करती है, वो इंडिपेंडेंट होती है, अपने आप काम करती है। उसकी जो पावर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर की पावर जो है वो कैग को दी गई है। अब कैग की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति करता है। ये बात आपको याद रख लेनी है, कैग की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ, जो राष्ट्रपति है वो किसकी सलाह पर काम करता है? प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर काम करता है। तो इसके लिए जो मतलब एक तरीके से नाम है वो कौन देगा? प्राइम मिनिस्टर देगा। तो यहाँ पर जो कैग है, कैग की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो आप यहाँ से समझ जाइए कि जो कैग है वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएगा।
तो यहाँ पर जो कैग है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संसद के बहुमत द्वारा राष्ट्रपति क्या कर सकता है? इसको हटा सकता है। इसको हटाने के लिए कैसा प्रोसीजर है? पहले संसद इसके लिए क्या करेगी? बहुमत प्रस्ताव लाएगी, उसके बाद में राष्ट्रपति को कहेगी और राष्ट्रपति क्या करेगा? इसको हटा देगा। ठीक है, इसके लिए जो कार्यकाल है वो कितना होता है? 6 ईयर का कार्यकाल होता है या फिर 65 ईयर। अब यहाँ पर 65 ईयर मैंने इसलिए लिखा है, मान लीजिए कोई 63 की एज में क्या बनता है? कैग बनता है। वैसे तो इसका कार्यकाल 6 साल का है, बट जब वो 63 की एज में क्या बना? कैग बना है, तो उसमें 6 ऐड करेंगे तो इस हिसाब से तो उसको 69 में रिटायर होना चाहिए, मतलब अपना पोस्ट छोड़ना चाहिए। बट वो अगर 65 का हो जाता है तो तभी अपना पद छोड़ देगा, या तो उसका कार्यकाल 6 साल का होगा कंप्लीट, या फिर वो 65 वर्ष का होने पर अपने पद को छोड़ देगा। और एक बात और भी है कि जब वो अपना पद त्यागेगा, यानी कि अपना पद से हट जाएगा, उसके बाद वो ना तो किसी राज्य सरकार में, ना भारत सरकार के किसी पद पर रह सकता है, मतलब उसे कोई भी और पोस्ट नहीं दी जाएगी। तो ये बात याद रखना है आपको। यहाँ पर क्या होगा? इनको जो है वो 6 साल या 65 वर्ष का टाइम पीरियड है इनका। इनको जो वेतन भत्ते हैं वो किससे दिए जाते हैं? भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। और एक बात और याद रखनी है आपको, इसमें कोई भी कटौती नहीं होगी। जैसे जो आपने पढ़ा होगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो भी जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, इनकी सैलरी में भी कोई कटौती नहीं की जा सकती। उसी तरीके से इनकी जो पावर्स है ना, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है, इसलिए इनके भी जो वेतन भत्ते हैं उनमें कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। ये कैसा पद है? एक संवैधानिक पद है। अब यहाँ पर कई बार कैग की आलोचना भी होती है, ऐसा भी कहा जाता है कि कैग बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है कई बार, या प्रशासन की जानकारी नहीं होती, इसको एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी नहीं होती है, केवल इसको खर्चों की जानकारी होती है। तो इससे उसके कुशलता का ज्ञान क्या होना है? मतलब इसको प्रशासन की कुशलता का ज्ञान भी जरूरी होना चाहिए। अब इससे ये निष्कर्ष ये निकलता है कि जो कैग क्या है वो एक पावरफुल पद है, वो नजर रखता है, संसद को उत्तरदायी बनाने के लिए जरूरी है। ठीक है, वैसे ये मेन्स वगैरह में पूछे जाते हैं, ऐसे निष्कर्ष वगैरह आपको लिखना है। ठीक है, उसमें सेंटर में क्या क्या पॉइंट लिखने हैं, लास्ट में क्या लिखना है, ऊपर थीसिस क्या लिखनी है, तो ये सारी बातें वहां पर होती है। यहाँ पर बस मैंने इसी तरीके से इसको समझने के लिए लिखा था। यहाँ पर चीफ गार्जियन, इसको क्या कहा जाता है? कैग को कहा जाता है कि ये क्या है? चीफ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स है। ठीक है, और ये क्या करेगा? साथ साथ मनी बिल पर भी नजर रखता है, क्योंकि वो भी पैसे से रिलेटेड है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फर्स्ट कैग कौन था। हमारे यहाँ पर जो फर्स्ट कैग थे वो थे वी नरसिंह राव, वी नरहरि राव। ठीक है, क्या नाम है इनका? वी नरहरि राव। 1948 से 1954 तक रहे थे। तो अब से पूछा जाए कि फर्स्ट कैग का नाम क्या है, तो वी नरहरि राव थे, 1948 से 1954 तक रहे। ये जो खर्चे वगैरह है इसकी जांच कब से कब तक करता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के सभी खर्चे की रिपोर्ट बनाता है। ठीक है, तो क्या बनाएगा यहाँ पर? 1 अप्रैल से 31 मार्च के सभी खर्चों की क्या करेगा? रिपोर्ट बनाएगा। तो आपसे पूछा जाए कहाँ कब से कब तक काम करता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। एट प्रेजेंट हमारे जो कैग है वो कौन है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो ये आपको याद रखना है, ये भी वो जो द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति है वहीं के रहने वाले हैं, भी ओडिशा के हैं। ठीक है, कैग इनका नाम क्या है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू है। 2020 में इन्होंने अपना पद ग्रहण किया था। इनकी जो एट प्रेजेंट सैलरी है वो 2,50,000 के अराउंड है। ठीक है, इससे पहले हमारे जो कैग थे उनका नाम राजीव महर्षि था। ये 14th नंबर के कैग हैं, तो आपको याद रख लेना है कौन से नंबर के हैं? 14th नंबर के कैग हैं। इनको भी शपथ किसने दिलाई? राष्ट्रपति ने दिलाई है। तो आपको ये बातें याद रखनी है। प्रेसिडेंट इन्हें शपथ दिलाता है, प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनको जो अपॉइंट करने का काम है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो आपको याद रखना है कौन अपॉइंट करेगा इन्हें? राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा। इसके बाद है कैग का पद ब्रिटेन से। कहाँ से लिया हमने? कैग की जो पोस्ट है वो हमने कहाँ से ली? हमारे ब्रिटेन से ली है। ठीक है, तो कैग की पोस्ट कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली है। इसके तहत जो पीएसी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये ना एग्जाम में पूछा गया था, ये ऐसे स्टेटमेंट बनाकर दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 HCS के एग्जाम में था। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं दिखा दूंगी, मेरे पास अब भी क्वेश्चन पेपर पड़ा है। इस साल की बात नहीं है, पिछले साल की बात है। इस साल तो मैंने दिया ही नहीं है एग्जाम। ठीक है, क्योंकि मेरा टीजीटी का एग्जाम था और टीजीटी के एग्जाम के चक्कर में मैंने कोई भी एग्जाम नहीं दिया उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पर पीएससी क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत गठित स्थायी संसदीय समिति है। तो ये पूछा गया था क्या ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है? तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या थी? ट्रू है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है किसके तहत गठित की गई थी? ये 1990 के तहत। बाद में यहाँ पर पावर्स जो है ना इसकी बढ़ा दी गई 1935 में, इसको ज्यादा पावर्स दे दी गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, इसके जो मतलब जो इसका स्ट्रक्चर वगैरह है उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। उसके बाद यहाँ पर 1947 तक ऐसे ही काम चलता रहा। इसके बाद में हमारे संविधान में इसके लिए आर्टिकल रखा गया और इसे संवैधानिक बना दिया गया। ठीक है, तो इसके लिए 148 से 151 तक इसका जिक्र किया गया है। स्वतंत्रता के बाद इसको संविधान में शामिल किया गया था। भाग पूछा जाए तो ये 4 फोर्थ भाग
5th भाग में है और अध्याय भी क्या है इसका 5th है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, 5वें भाग में है, अध्याय भी इसका 5वां है, ठीक है। आर्टिकल यहाँ पर कैग का जिक्र किया गया है इसमें, ठीक है। तो इसमें कैग की बारे में बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर 148 जो आर्टिकल है वो क्या है, कैग की नियुक्ति और इसकी शपथ के बारे में बताता है। 148 में क्या है, इसकी नियुक्ति के बारे में बात कही गई है और इसकी शपथ के बारे में बात कही गई है। इसके बाद जो 149 है वो क्या करता है, कैग की पावर्स के बारे में बताता है। 150 जो है वो संघ और राज्यों की मतलब जो भी खाते वगैरह है उनके ऊपर क्या रखेगा, निगरानी रखेगा, राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा। तो ये सारी बातें किसको कही गई है, 150 को कही गई है, ठीक है। मतलब इनकी निगरानी की बात कही गई है 150 में, रिपोर्ट की बात 151 में है, ठीक है। बाद में जो राष्ट्रपति है वो संसद को रिपोर्ट देंगे, तो इस तरीके की बातें 151 में है। तो ये सारा का सारा जितना भी है हमने पढ़ लिया हमारे कैग के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक क्लास रह जाएगी बस आपकी फाइनेंस कमीशन की, वो भी मैं आपको करा दूंगी। तो आपके इंडियन पॉलिटिक्स के जितने चैप्टर थे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। बस एक ही क्लास रह जाएगी इंडियन पॉलिटिक्स की। तो 5-6 क्लासेस हैं शायद इंडियन पॉलिटिक्स की। फोल्डर बना रखा है मैंने, प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और क्लासेस देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने कंप्लीट कर दिया है, इंडियन पॉलिटिक्स हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद ईवीएस के टॉपिक मैं कल से स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। तो ईवीएस की क्लासेस हमारी कल से रहेंगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।